हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा अल्टीमेट कोर्स का पार्ट थर्ड और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे सो दैट जो भी एग्जाम्स में आने के पॉसिबिलिटी होंगे, जो भी क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज होंगे, उससे हम लोग फेमिलियर हो जाएंगे। आई होप तुमने दोनों पास्ट वीडियोस देख रखे होंगे जिसके अंदर मैंने ऑडिटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस कराए थे। साथ ही साथ मैंने तुम्हारे साथ लॉ के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, शेयर करो उनसे, और साथ ही साथ चैनल को यार सब्सक्राइब करो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें। यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंड एस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर तुमने इंड एस पढ़ रखा है क्लियरली तो इस क्वेश्चन को तुम बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे AS1 की अगर बात करें तो AS1 किससे रिलेट करता है, अभी हमें ये समझना होगा। तो अगर मैं बात करूँ AS1 की, तो AS1 जो हमारा वो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें AS8 की, तो AS8 जो है वो हमारा देखता है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर। तो AS8 जो होगा हमारा ऑप्शन 4 से मैच करेगा। फिर अगर हम लोग बात करें AS28 की, तो ये बात करता है इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। और वहीं बात आ जाए AS34 की, तो ये रिलेट करता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर जो होगा ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। और उससे पहले अगर तुमने बाकी के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो तुमसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जाके सबसे पहले उसे कवर अप कर लो, फिर इस वीडियो पे शिफ्ट करो। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली तुम्हें एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँ सो दैट तुम कहीं ना कहीं चीज़ों को एक सीक्वेंस वे में लेकर चलो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेकर चलो। एग्जाम्स में काफ़ी कम समय रह गए हैं, तो जो भी चीज़ें जैसे भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वैसे ही सारी चीज़ों को कवर करते चलो। ठीक है, और ये तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें आज के सेशन को, चलो। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तुमसे एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पे। कोशिश करो खुद से एक बार इस क्वेश्चन को तुम आंसर करो। क्वेश्चन तुमसे क्या बोला जा रहा है? XYZ 3 पार्टनर्स है जिनका कि PSR रेशियो जो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्या है PSR रेशियो? 4:3:2। क्या है PSR? 4:3:2 है यहाँ पे। अब देखो, इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से तुम, एक मिनट। हाँ, तो इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे क्लियरली लिखता हूँ यहाँ पे कि 3 पार्टनर्स हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, X, Y और Z। 3 पार्टनर्स यहाँ पे दे रखे हैं। कौन कौन से पार्टनर है? 4:3:2 का यहाँ पे इन तीनों का पार्टनर्स का रेशियो है। बोला जा रहा है वाई भाई साहब रिटायर हो रहे हैं एंड X एंड Z डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। कौन यहाँ पे हमारा रिटायर हो रहा है? वाई रिटायर हो रहा है। और बोला जा रहा है कि X और Z है, ये इन्होंने डिसाइड किया कि जो हम लोग शेयर करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट को 5:3 के रेशियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कर दी गई। गेनिंग रेशियो बिटवीन द X एंड Z विल बी। आपसे क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है? गेनिंग रेशियो पूछा जा रहा है। किसका गेनिंग रेशियो पूछा जा रहा है? X और Z का गेनिंग रेशियो पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर इसको तुम समझो तो X का शेयर कितना हो जाएगा? 4/9। Y का कितना हो जाएगा? 3/9। Z का कितना हो जाएगा? 2/9। ठीक है, ये तुमने देख लिया। अब अगर बात की जाए यहाँ पे गेनिंग रेशियो की, गेनिंग रेशियो का कैसा फॉर्मूला होता है? गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये चीज़ तुम समझ पा रहे हो? अब एक एक करके हम लोग सबका निकालना स्टार्ट करेंगे। गेनिंग का, एक्स कितना गेन कर रहा है, वाई के जाने से एक्स कितना गेन कर रहा है, तो फॉर्मूला है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है? 5/8 माइनस ओल्ड रेशियो 4/9। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 13/72 निकल कर आता है। वैसे ही बात की जाए, वाई भाई साहब तो रिटायर यहाँ पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे गेन कौन करेगा? जेड गेन करेगा। जेड के गेन को अगर हम लोग यहाँ पे लिखे तो 3/8 इसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। 3/8 माइनस 2/9। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो 1/72 आएगा। तो जो गेनिंग रेशियो होगी वो क्या होगी? 13:1 की होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप चीज़ें तुम्हें समझ आई होगी, क्लियर है।
अच्छा, इसका सॉल्यूशन जो है मैं पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ। देखो राइट आंसर सी है और ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसको तुम चाहो तो बाद में भी रिवाइज कर सकते हो। इसकी पीडीएफ तुम टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। कहाँ से कर लोगे? टेलीग्राम से। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, चैनल का लिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से यहाँ पे तुमसे एक कह सकते हो थ्योरेटिकल पोर्शन का ही क्वेश्चन आया है यहाँ पे। एक्स और वाई ये क्या है? पार्टनर्स है एक पार्टनरशिप फर्म में, जो कि बिना किसी एग्रीमेंट के हैं, विदाउट एनी एग्रीमेंट वर्ड यूज किया गया। इस वर्ड को ध्यान से देख लेना तुम, ठीक है। एक्स हैज विड्रॉन ₹55,000 अपने कैपिटल से एज अ ड्रॉइंग। एक्स ने क्या करा? अपने कैपिटल से 55,000 एज अ ड्रॉइंग किया, विड्रॉ किया। तो तुमसे पूछा जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बताओ जो कि आप चार्ज करने वाले हो फ्रॉम एक्स बाय द फर्म, जो कि फर्म चार्ज करने वाली है एक्स भाई साहब से। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा? तो सबसे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट वर्ड? ध्यान से देख लेना, विदाउट एनी एग्रीमेंट। क्या है वर्ड यहाँ पे? विदाउट एनी एग्रीमेंट। जहां पे ये आ गया, जहां पे ये वर्ड आ गया, समझ लो यहाँ पे अब कुछ बातें नहीं होंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड। क्लियर है? अब समझना, बाय डिफॉल्ट द लॉ स्पेसिफाइज द फॉलोइंग की रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बना रखी है, तो कुछ बातें लॉ आपको बताती है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो आपका पार्टनर है उसके पास इक्वल राइट होगा पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में। दूसरा, पार्टनर्स के जो भी कैपिटल होंगे और प्रॉफिट होंगे वो इक्वल रेशियो में यहाँ पे देखे जाएंगे। साथ ही साथ जो भी नुकसान होंगे उसको भी आपको इक्वली कंट्रीब्यूट करना होगा। तीसरा आता है नो पार्टनर इज एंटाइटल टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कोई भी पार्टनर जो भी है उसको यहाँ पे रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट सेल बी चार्ज ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। और पांचवा है नो इंटरेस्ट सेल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर के द्वारा, पार्टनर से। ठीक है, तो समझ गए ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है एमलगमेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एमलगमेशन का क्वेश्चन है, व्हेन एमलगमेशन इज द नेचर ऑफ मर्जर। एमलगमेशन किस नेचर का है? मर्जर नेचर का है। तो तुमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? आगे हम लोग देखेंगे कि एमलगमेशन में क्या मर्जर नेचर का होता है, ठीक है, क्या परचेज नेचर का होता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि एमलगमेशन जब आपका मर्जर के नेचर का है तो आपको कौन सा अकाउंटिंग मेथड फॉलो करना चाहिए यहाँ पे? इक्विटी मेथड, परचेज मेथड और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। एक एक करके समझते हैं इस कंसेप्ट को हम। यहाँ पे देख पा रहे होगे एमलगमेशन जो होता है 2 टाइप का होता है, नेचर ऑफ मर्जर का और नेचर ऑफ परचेज का। तो अगर आपका मर्जर नेचर है तो उस सिचुएशन में आपको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाना होगा, और वहीं अगर परचेज नेचर का है तो उस सिचुएशन में परचेज मेथड आपको लगाना होगा। समझना जरा। AS14 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग कंडीशन फॉर एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिस सिचुएशन में आप कंसीडर करोगे कि ये सिचुएशन मर्जर का है या फिर ये सिचुएशन परचेज का है। पहला आता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जितने भी एसेट्स हैं एंड लाइबिलिटीज हैं ट्रांसफर्ड कंपनी के, आफ्टर द एमलगमेशन बिकम द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। मतलब ये सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो आपका नेचर क्या है? मर्जर का है। दूसरा पॉइंट क्या है? शेयर कैपिटल। जो भी शेयर होल्डर्स हैं नॉट होल्डिंग लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द ट्रांसफर्ड कंपनी बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर द एमलगमेशन। जो शेयर होल्डर 90% शेयर होल्ड कर रहे हैं आपके ट्रांसफर कंपनी में, वो ट्रांसफरी कंपनी में भी 90% होल्ड करने चाहिए। तीसरा है डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो परचेज कंसिडरेशन जो भी ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा डिस्चार्ज किया जाएगा उसको भी यहाँ पे आपको कंसिडर करके चलना है। बिजनेस, द बिजनेस ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनी इज इंटेंडेड टू कैरीड आउट बाय द ट्रांसफरी कंपनी। जो बिजनेस ट्रांसफर्ड कंपनी कर रही थी वही सेम ट्रांसफरी कंपनी भी करेगी, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है कि कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है, आर टू बी मेड, नो एडजस्टमेंट आर टू बी मेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये 5 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं तो क्या कहलाएगा? नेचर ऑफ मर्जर है। लेकिन एमलगमेशन की अगर बात करें, इज डिस्क्राइब्ड एज एन एमलगमेशन विच डज नॉट सेटिस्फाई वन और मोर कंडीशंस ऑफ द एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर ऊपर में से कोई एक भी कंडीशन, एक या एक से अधिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है तो उसको नाम हम लोग दे देते हैं कि कौन सा है? नेचर ऑफ परचेज है। क्लियर है?
देखो, मैं क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट्स भी डिस्कस करता चल रहा हूँ, इसीलिए इस बैच का जो नाम है अल्टीमेट कोर्स नाम रखा गया है, अल्टीमेट बैच नाम रखा गया है, जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यूज प्लस कंसेप्ट सारी चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो इस वीडियो को यार एक लाइक हिट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को। अब देखना, टाइप्स और मेथड्स तुमसे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है अकाउंटिंग के कितने होते हैं एमलगमेशन के अंदर। पहला था पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ठीक है, इसको एक बार रीड आउट कर लेना। इसके अंदर तुम्हारे साथ बातें की गई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर चलनी है। इसके अंदर कुछ फीचर जैसे रिजर्व, एसेट्स एंड लायबिलिटी, पीएनएल अकाउंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात की गई है और शेयर कैपिटल की बात की गई है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यहाँ पे तुम देखो तुम्हारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्या बोला जा रहा है? अमलगमेशन इज सेड टू बी इन द नेचर ऑफ मर्जर। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। कब आप बोलोगे कि ये जो आपका अमलगमेशन है वो मर्जर नेचर का है? तो कंडीशंस पढ़ो। ऑल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर कंपनी आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। बिल्कुल सर, ये तो होगा ही। जो भी बिजनेस आप ट्रांसफर कर रहे हो वो आप सेम बिजनेस ट्रांसफरी कंपनी करेगी, मतलब जो बिजनेस ट्रांसफर कंपनी कर रहा था वही सेम बिजनेस ट्रांसफरी कंपनी भी करेगी। परचेज कंडीशन सॉरी परचेज कंसिडरेशन मस्ट बी पेड इन इक्विटी शेयर्स। आपका जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो इक्विटी शेयर में ही पे किया जाएगा। तो ये भी तीनों ही हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारे पास। व्हेन एन एसेट इज एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, क्या कर रहे हो आप? एसेट को हायर परचेज सिस्टम पे, हायर परचेज बेसिस पे एक्वायर कर रहे हो। द एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद द डैश ऑफ द एसेट इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। क्या बोला गया कि एसेट आप एक्वायर कर रहे हो हायर परचेज सिस्टम पे, तो जो आपका एसेट अकाउंट है वो डेबिट होगा किस चीज़ से? हायर परचेजर के बुक में पूछी जा रही, तो इसका जो होगा एंट्री हो जाएगा कैश प्राइस। डेबिट करोगे किससे? आप कैश प्राइस से। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और छोटा सा पॉइंट। शॉर्ट वर्किंग का क्या होता है? मिनिमम रेंट जब आपका एक्चुअल रॉयल्टी से एक्सेस हो जाए, मिनिमम रेंट क्या हो जाए? एक्सेस हो जाए। जो मिनिमम रेंट हम लोग पे करते हैं वो ज़्यादा हो जाए आपके एक्चुअल रॉयल्टी से। क्या मैंने बोला? जब व्हेन मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट क्या हो जाए? एक्चुअल रॉयल्टी से ज़्यादा हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? शॉर्ट वर्किंग नाम देते हैं। शॉर्ट वर्किंग को हम लोग रिडीमेबल डेड रेंट भी बोलते हैं। द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी इज टर्म्ड एज शॉर्ट वर्किंग। इन सच केस in case such excess is irrecoverable, it should be debited to short working irrecoverable account and debited to P&L account। बोला क्लियरली गया है कि अगर ये जो एक्सेस है ये रिकवर नहीं हो पाता, ये इरिकवरेबल रहता है, तो इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में। एक्सेस वर्किंग क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग तो देख लिया। एक्सेस वर्किंग क्या होता है? जहां पे आपकी एक्चुअल रॉयल्टी जो है एक्सीड कर दे मिनिमम रेंट को। मिनिमम रेंट था 50,000 और आया आपके पास 60,000, तो ये सिचुएशन कौन सा हो जाता है? एक्सेस वर्किंग का सिचुएशन हो जाता है। समझ पा रहे हो? कोशिश कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के करवाऊं तुमसे। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इन द बुक्स ऑफ लेसी, किसके बुक में? लेसी के बुक में। शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड अमाउंट इज डेबिटेड टू। लेसी के बुक में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट अभी हमने ऊपर देखा था, कहाँ हम लोग डेबिट करते हैं? P&L अकाउंट में। डेबिटेड टू P&L अकाउंट किससे पूछा गया? किसके बुक्स में पूछा गया? लेसी के बुक में, तो P&L अकाउंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक रॉयल्टी का क्वेश्चन आता है। अगर रॉयल्टी जो है वो लेस देन है मिनिमम रेंट, द बैलेंस ऑफ रॉयल्टी अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर इज ट्रांसफर्ड टू। जल्दी बताओ इसका आंसर। P&L अकाउंट सर, अभी डिस्कस किया। मैच करना है, नेम्स दे रखे हैं अकाउंट्स के लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में उसके कोड्स हैं, उसे मैच करो। पार्टनर्स करंट अकाउंट आप किस अकाउंट में खोलते हो? ध्यान से सोचो और आंसर करने की कोशिश करो। सर पार्टनर्स करंट अकाउंट तो हम लोग डिसोल्यूशन में भी खोलते हैं। गुडविल अकाउंट किस में खोलते हो सर? फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की ड्राइंग आप कहाँ लेकर जाते हो? गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर द प्राइवेट कंजम्पशन, ये हो जाएगा। और P&L जो होता है वो रिवैल्यूएशन को शो करता है। मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में जब आप एसेट्स को रिवैल्यू करते हो तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है। तो कोड्स को अगर हम लोग मैच करें तो आता है 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी हो जाएगा और 4 का हमारा हो जाएगा बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे मैच लिस्ट दे रखा है, नेम ऑफ अकाउंट है, विथ लिस्ट 1 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। फिर से, अच्छा चलो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब फिर से हमारे सामने एक न्यूमेरिकल निकल कर आया, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखना बोला क्या जा रहा है, ए फर्म अर्न ₹40,000 एज इट्स एवरेज प्रॉफिट। एक फर्म है जो कि कितने थाउजेंड का एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है, 40,000 का अर्न कर रही है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर जो दिया गया है क्वेश्चन में वो कितना है, 10% का एनआरआर दे रखा है। कितने परसेंट का, 10% का एनआरआर दे रखा है। टोटल एसेट जो है वो कितने का है, 10 लाख का टोटल एसेट है यहाँ पे, और जो उसकी टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो कितने की है, 5 लाख की है। तो कैलकुलेट करो गुडविल के अमाउंट को, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पे निकालना होगा एक फर्म का टोटल कैपिटलाइज वैल्यू। उसके लिए फॉर्मूला लेना है कि आपकी जो भी एवरेज प्रॉफिट होती है वो ले लो और अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा दो। तो अगर जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। इतना फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू तुम्हारे पास आ गया, क्या ये निकला, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया, इतना निकाल लिया तुमने। अब तुम्हारे पास तुम्हें निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। क्यों हम निकाल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो इसका तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बहुत ही आसान स्टेप ये होता है, आपके पास जितना भी टोटल आपका, एक मिनट, आपके पास आपका जितना भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है उसमें से आप अपने एसेट्स को माइनस कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपका वो कितना है, 4 लाख है, और कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, और सॉरी मिस्टेक यहाँ पे हो गया, मैंने कुछ एरर कर दिया यहाँ पे, एक मिनट। देखो गुडविल यहाँ पे कैसे निकलेगा, आपका जो भी असेट अमाउंट है, ठीक है, उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसको, किसे माइनस कर देंगे हम लोग, ध्यान से सोचो और आंसर करने की कोशिश करो। जो हमारा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगा वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, इसको एक बार क्लियर कर लेना, और अगर इसमें डाउट कुछ है, क्योंकि मुझे थोड़ा एरर लग रहा है इस क्वेश्चन में, मैं इसका सॉल्यूशन या टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। इसको डाउटफुल रखना, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डाउटफुल है, ठीक है। इसका मैं करेक्ट आंसर तुम्हें वहाँ पे भेज दूंगा। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से, अभी हमने शायद डिस्कस किया था क्या, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग AS 25 डील करता है, याद रखना। प्रॉफिट ऑन द री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, इसको किस अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट कमा रहे हो आपने, आपका री इशू किया है आपने फॉरफिटेड शेयर को, जिस शेयर को आपने कैंसिल कर दिया था उसको आपने दोबारा से री इशू किया है, क्या किया, री इशू किया है, तो ये किस अकाउंट में चला जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब लो फिर से 14 नंबर यहाँ पे न्यूमेरिकल एक कर लेना, कॉस्टिंग का मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तुम्हारे लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कॉस्टिंग का क्वेश्चन मैंने डाला है, इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे सीरीज के अंदर, ठीक है। कॉस्टिंग की जो हम लोग MCQ सीरीज लाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर यहाँ पे मैंने दे रखा है, खुद से सॉल्व करना, और सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने नहीं दिया है क्योंकि मुझे मालूम है तुम सॉल्व नहीं करोगे। आंसर मैंने दे दिया तुम्हारी श्योरिटी के लिए, कोशिश करना ये क्वेश्चन तुम क्या करो, सॉल्व कर लो। हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे किस सीरीज में, कॉस्टिंग के सीरीज में, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। यहाँ पे एक कॉमन एब्सॉर्प्शन रेट होता है जिसके अंदर हमारे जो थ्रू आउट में फैक्ट्री जो होती है, हमारी जो फैक्ट्री होती है, सारे जॉब के लिए वो होता है, चाहे कोई भी आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कर रहे हो। इसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं, मतलब इसको कौन सा हम लोग बोलते हैं, मशीनार रेट बोलते हैं, ब्लैंकेट एब्सॉर्प्शन रेट बोलते हैं,
क्या वर्ड मैंने यूज़ किया, कॉमन एब्जॉर्प्शन। तो जहाँ पे कॉमन आ जाए समझ लो वहाँ पे बात हो रही है ब्लैंकेट एब्जॉर्प्शन रेट की। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है, द रॉ मटेरियल जो कि लॉस्ट हो गया, नुकसान जिसकी हो गई किस चीज़ में, प्रोसेसिंग में, और उसका कोई भी रिकवरी वैल्यू नहीं है, तो इसको आप लोग क्या नाम देते हो, इसको हम लोग सर बोलते हैं वेस्ट। क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसकी रिकवरी वैल्यू ही कुछ नहीं है। देखो हम लोग अभी यहाँ पे किसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, कॉस्टिंग के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे तुम्हारे लिए होमवर्क्स हैं, ठीक है। मैं 15 क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो अब आगे कॉस्टिंग के, तो इसके बाद वाला भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क ही होगा, क्योंकि वो भी शायद मैंने कॉस्टिंग का ही डाला है। हाँ, एबनॉर्मल लॉस तुम्हें निकालना है, होमवर्क, क्योंकि तुम्हारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स कर लेना ये सारे। 18 नंबर देख लो, बेसिक क्वेश्चन है कि ऑयल रिफाइनरी में कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, तो सर प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल करेंगे, और कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बहुत बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब कुछ यहाँ पे चीज़ें हमें मैच करनी है, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग है, तो कर लो मैच। इतना तो आसान क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग, हर चीज़ प्रोसेस से होना चाहिए। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए हम लोग देते हैं, जनरली रोड वोड डैम वैम बनाना होता है, तो बी का क्या हो जाएगा सर, बी का 4 हो जाएगा। किसमें किसमें बी का 4 है सर, इसमें नहीं है, इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, बच गया बी और सी। इसके बाद सर्विस कॉस्टिंग की बात आती है, सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस हमें कौन देते हैं, होटल वाले सर सर्विस देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 किस में है सर, इसमें नहीं है, मतलब आपका राइट आंसर सी होगा। आगे भी देख लेते हैं। बैच कॉस्टिंग, चीज़ें क्या हो रही हैं, बैच में हो रही है, तो बैच नंबर वगैरह किस में होता है, मेडिसिन में होता है, ड्रग इंडस्ट्री में होता है। और प्रोसेस कॉस्टिंग जो हमारा हो जाएगा वो पेपर इंडस्ट्री में हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे तुमसे पीवी रेशियो निकालने के लिए पूछा गया। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो भी तुम्हें बताना है, ठीक है। मतलब सॉल्व तुम्हें ही करना है ये क्वेश्चन। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप चीज़ें तुम्हें क्लियर हुई होंगी। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हम अपने अकाउंटिंग के, और कुछ मैंने इसमें चीज़ें इंटीग्रेट करी कॉस्ट अकाउंटिंग की। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ, कंपनी लॉ को खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम और भी जो चैप्टर्स हैं, हमारे एग्जाम में काफ़ी कम समय रह गया, तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी चीज़ों को खत्म करें। सो तुम्हारे अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में यार पुट करो, व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी तुम चीज़ें देख सकते हो, पीडीएफ फाइल वगैरह वहीं मिलती हैं यार। तो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।